हे गाइस, दिस इज योर सप्लाई एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन साइट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपीडीटी काउंसलिंग 2023 के बारे में। अगर आपके जेईई मेन के अंदर परसेंटाइल कम आ रहे हैं, आपकी रैंक लो आ रही है, आपको ढंग का एनआईटी या ट्रिपल आईटी नहीं मिल पा रहा है या फिर वहां पे आपको ढंग की ब्रांच नहीं मिल पा रही, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मैं पहले आपको बता देता हूं कि हम किन किन टॉपिक को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि एमपीडीटी की काउंसलिंग क्या होती है, डिटेल में मैं आपको बताऊंगा इस काउंसलिंग के बारे में। एंड काउंसलिंग के लिए डेट्स क्या है, कब ये काउंसलिंग स्टार्ट होगी, काउंसलिंग का क्या प्रोसेस है, कितने राउंड होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। एंड जब आपको सीट अलॉटमेंट आ जाता है तो सीट एक्सेप्ट करने के लिए जो इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग होती है, जिसमें कॉलेज में जाके आपको रिपोर्ट करना होता है, तो वहां पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और कौन से ऐसे टॉप कॉलेज हैं जो आपको लो रैंक पे, लो परसेंटाइल पे मिल जाते हैं एमपीडीटी काउंसलिंग के थ्रू। हमारे चैनल पे आपको एमपीडीटी की जो पुरानी वीडियो है 2019 से हम वीडियो बना रहे हैं, तो आपको 4 वीडियो और मिल जाएंगी। उन सभी वीडियोस पे आपके सीनियर्स का बहुत बढ़िया रिस्पांस आया है और हमने उनकी काफी हेल्प की है। तो अभी सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एमपीडीटी की काउंसलिंग है क्या। तो एमपीडीटी का फुल फॉर्म होता है मध्य प्रदेश डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। एमपीडीटी काउंसलिंग में एमपी के जो स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, वो सभी कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं। ये काउंसलिंग जेईई मेन की रैंक के बेस पे होती है। यहाँ पे स्टार्टिंग के 4 कॉलेज ऐसे हैं जो एनआईटी लेवल के हैं, वहां पे जो प्लेसमेंट होती है वो काफी बेहतर होती है और वो कॉलेज आपको काफी कम रैंक तक भी मिल जाते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस काउंसलिंग के अंदर 90% सीटें एमपी वाले बच्चों के लिए रिजर्व होती हैं एंड 10% सीट्स जो होती हैं वो ऑल इंडिया वाले बच्चों के लिए रिजर्व होती हैं। तो अब बात करते हैं कि एमपीडीटी कब से स्टार्ट होगी, इसके लिए रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे। तो एमपीडीटी की जो काउंसलिंग है वो आपको मैं एक टेंटेटिव डेट बता रहा हूं, अराउंड 25 से 30 अप्रैल के बीच स्टार्ट हो जाएगी। जब जेईई मेन का फाइनल रिजल्ट आ जाता है तो फाइनल रिजल्ट के लगभग 1 हफ्ते के अंदर ही एमपीडीटी की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। अब एक बात आप ध्यान रखिएगा कि एमपीडीटी के अंदर जो बच्चे ऑल इंडिया कोटे के थ्रू एडमिशन लेते हैं उनकी कैटेगरी कंसीडर नहीं की जाती है। वो सभी बच्चे जनरल कैटेगरी में ही माने जाते हैं, चाहे वो एससी से हो या एसटी से हो या ओबीसी से हो या ईडब्ल्यूएस से हो। हर एक बच्चा जो ऑल इंडिया कोटे से यहां एडमिशन लेता है वो जनरल कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है। तो अब बात करते हैं कि एमपीडीटी का काउंसलिंग प्रोसीजर क्या है, कैसे काउंसलिंग प्रोसेस होती है, कितने राउंड होते हैं काउंसलिंग के अंदर। तो एमपीडीटी में काउंसलिंग में 2 राउंड होते हैं, राउंड 1 एंड राउंड 2। राउंड 1 के अंदर एक अपग्रेड राउंड होता है, राउंड 2 के अंदर कोई अपग्रेड नहीं होता। दोनों ही राउंड के अंदर आपको फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन अलाउ होता है और दोनों ही राउंड में आप फ्रेश चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं। जब दोनों राउंड कंप्लीट हो जाते हैं तो दोनों राउंड से जिन बच्चों ने कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया है, आपने या तो राउंड 1 में लिया हो या राउंड 1 के अपग्रेड में लिया हो या राउंड 2 में लिया हो, उन सभी बच्चों के लिए एक और राउंड होता है जो कि इंटरनल ब्रांच चेंज राउंड होता है, जिससे कि जिस भी कॉलेज में उन्हें एडमिशन मिला है उसी कॉलेज के अंदर वो अपनी ब्रांच को इंटरनली अपग्रेड कर सकते हैं। और जब इंटरनल ब्रांच चेंज राउंड खत्म हो जाता है तो फिर सीएलसी यानी कॉलेज लेवल काउंसलिंग होती है, जिसमें आपको जिस भी कॉलेज के अंदर एडमिशन चाहिए उस कॉलेज में फिजिकली रिपोर्ट करना होता है और कॉलेज में ही काउंसलिंग प्रोसेस ऑफलाइन होता है, इसीलिए इसे कॉलेज लेवल काउंसलिंग कहते हैं। तो अब बात करते हैं कि राउंड 1 का क्या प्रोसेस है। तो राउंड 1 के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी और जो बच्चे राउंड 1 के लिए रजिस्ट्रेशन किए हैं, चॉइस फिलिंग किए हैं, वही बच्चे राउंड 1 के अपग्रेड के लिए भी कंसीडर किए जाएंगे। अपग्रेड के लिए कोई नया रजिस्ट्रेशन अलग से नहीं कर सकता, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको एमपीडीटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है dt.mpionline.gov.in उस पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उस वेबसाइट पे आप जब जाएंगे तो वहां पे आपको पहले जेईई मेन का एप्लीकेशन नंबर डालना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, इसके बाद गेट डिटेल का एक बटन होगा, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी सारी डिटेल्स, आपकी रैंक वगैरह वो आ जाएगी और इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। तो जो बच्चे मध्य प्रदेश से हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन में क्लास 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट,
कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर कोई कैटेगरी लग रही है तो, इनकम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट अप्लीकेबल होता है, लगता है। और अगर आप ऑल इंडिया कोटे से हैं तो आपको सिर्फ 10th की मार्कशीट एंड 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। आपको डोमिसाइल, कैटेगरी या इनकम ये सब अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसके बाद कुछ बेसिक डिटेल्स होती हैं, आप कहाँ से हैं, क्या एड्रेस है आपका, 10th में कितने स्कोर था, 12th में कितना स्कोर था, पूरा डिटेल आपको वहाँ पे फिलअप करना होगा और इसके बाद सबमिट कर देना है। और इसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो वेरिफिकेशन ऑफिसर के पास जाएगा। ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन ही होता है, तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफिसर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा और इसके बाद जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप रजिस्टर किए हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, उसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आपको 2 मैसेज मिलेंगे। पहला मैसेज आपको एलिजिबल कैटेगरी का मिलेगा और दूसरा मैसेज आपको एक टेम्परेरी पासवर्ड मिलेगा। और वो जो टेम्परेरी पासवर्ड है उस पासवर्ड से आप नया पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको MPDT के पोर्टल पे जाना है, टेम्परेरी पासवर्ड एंटर करने को बोलेगा, वो एंटर करिए और इसके बाद नया पासवर्ड बनवाइए। और नया पासवर्ड बनाने के बाद आप जो है तो चॉइस फिलिंग के लिए जाएंगे। अब मान लो कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करते वक्त मिस्टेक कर दी या फिर उसकी कैटेगरी गलत हो गई है या फिर कोई भी डिटेल गलत हो गई है, तो वो अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके और दोबारा से कर सकता है। रजिस्ट्रेशन एडिट करने का भी ऑप्शन MPDT देता है, लेकिन वो ऑप्शन सिर्फ 2 दिन के लिए ही एक्टिव होता है, वो भी एकदम लास्ट में। तो एकदम लास्ट में जाके और फिर एडिट करना, फिर वेरिफिकेशन ऑफिसर उसे वेरीफाई करेगा, उसमें रिस्क होता है। उससे बेटर ये है कि 5 मिनट लगने हैं नया रजिस्ट्रेशन करके और फिर से अपने डॉक्यूमेंट भेज दो। अब जब आप MPDT में चॉइस फिलिंग करने आएंगे तो वहां पे आपको मिनिमम 10 ऑप्शन फिलअप करने कंपलसरी हैं और मैक्सिमम की अगर बात करें तो मैक्सिमम आप कितने भी ऑप्शन फिलअप कर सकते हैं, जितने दिए हैं सारे फिलअप कर सकते हैं। MPDT में स्टार्टिंग के 4 कॉलेज टॉप कॉलेज हैं जो कि NIT के लेवल के कॉलेज हैं, जिसमें SGS इंदौर, IIT DAVV इंदौर, JEC जबलपुर और MITS ग्वालियर है। इन 4 कॉलेज के अंदर अगर आपको CSIT या फिर उनसे रिलेटेड ब्रांच मिल जाती है या फिर EC भी मिल जाता है तो आप सिक्योर हो, आपको एक डिसेंट प्लेसमेंट वहां से मिल जाएगी। तो इन 4 कॉलेज पे फोकस करना। बाकी टॉप 10 कॉलेज मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा ही, वो कॉलेज भी आपके लिए बेहतर हो सकते हैं, लो रैंक पे बेटर ऑप्शन बन सकते हैं। तो जब आप चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर लोगे, चॉइस फिलिंग करने से पहले प्रीवियस ईयर के कट ऑफ का एनालिसिस कर लेना। 2019 से 22 तक का कट ऑफ का लिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां पे जाके कट ऑफ चेक कर लेना और एक लिस्ट बना लेना प्रॉपर और इसके बाद चॉइस फिलिंग करना। चॉइस फिलिंग करने के बाद जब आप उसे सबमिट करेंगे तो वहां पे आपको 1530 रुपीज़ पे करना होगा। जब आप ये पेमेंट कर देंगे, ये पेमेंट आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग सबके थ्रू कर सकते हैं। तो आप घर बैठे भी अपना प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी साइबर कैफे में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, MPDT में रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कोई चार्ज नहीं लगता। जब आप चॉइस फिलिंग करते हैं तो उस समय पे 1530 रुपये पे करने होते हैं। और इसके बाद जब राउंड 1 का रिजल्ट आएगा ना, तो उस रिजल्ट के अंदर आपको पता चलेगा कि आपको क्या सीट मिली है। जो भी चॉइस फिलिंग आपने की है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या सीट मिली है। फॉर एग्जांपल मुझे JEC जबलपुर के अंदर मान लो इलेक्ट्रिकल मिल गया राउंड 1 के अंदर। अब मैं अगर उस सीट को एक्सेप्ट करना चाहता हूं और नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता तो मुझे कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करना होगा, JEC जबलपुर में जाकर रिपोर्ट करना होगा। वहां पे सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे वो आगे वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और वहां पे मुझे फीस वगैरह जमा करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के और एडमिशन कंफर्म करवा लेना है। और अगर मान लो मुझे राउंड 1 के अंदर जो सीट मिली है उस सीट को बना के रखना है, लेकिन उसमें अभी एडमिशन नहीं लेना। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं राउंड 1 के अपग्रेड में जाके और अपनी सीट को अपग्रेड कर लूँ, तो मैं फिर अप्लाई फॉर अपग्रेड का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करके और 1030 मुझे पे करना पड़ेगा और मैं अपग्रेड के लिए अप्लाई कर दूंगा। इससे मुझे ये बेनिफिट मिलेगा कि जो JEC जबलपुर की इलेक्ट्रिकल है वो तो मेरी फाइनल हो चुकी है और अगर अपग्रेड राउंड में मेरी सीट ऊपर की जो चॉइस फिलिंग मेरी है उसमें किसी भी सीट में अपग्रेड हो जाती है, फॉर एग्जांपल मुझे SGS का इलेक्ट्रिकल मैंने भरा है वो मिल जाता है, तो फिर मेरी वो नई सीट हो जाएगी और JEC वाली सीट कैंसिल होगी। लेकिन अगर अपग्रेड नहीं होता तो JEC जबलपुर का इलेक्ट्रिकल तो फाइनल हो ही चुका है और मुझे अपग्रेड के लिए अगर मैं अप्लाई करता हूं तो कॉलेज में रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, ना ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने की जरूरत है। फिर राउंड 1 का जो अपग्रेड है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस अपग्रेड राउंड के अंदर जो कट ऑफ होती है वो ओवरऑल MPDT के अंदर सबसे हाई होती है। इससे ऊपर आपको कट ऑफ हाई किसी राउंड में देखने को नहीं मिलेगी।
अगर आप ये सोचो कि अपग्रेड के अंदर जो सीट मिली उसे नहीं लेते, राउंड 2 में जाके काउंसलिंग करते हैं, शायद उसमें कुछ अच्छा मिल जाए, लेकिन राउंड 2 के लिए लगभग 30 से 40% सीट ही खाली बचती हैं एमपीडीटी के अंदर, और अलग से नए बच्चे भी आ जाते हैं काउंसलिंग में। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले सोचते हैं कि स्टेट काउंसलिंग मैं नहीं करूंगा, जोसा में जाके एनआईटी लूंगा, लेकिन जब उन्हें एनआईटी नहीं मिलता जोसा में जाके, तो वो बच्चे भी यहाँ पे आ जाते हैं। तो सीटें कम रहती हैं, बच्चे ज्यादा हो जाते हैं, कंपटीशन हाई हो जाता है। तो सेकंड राउंड में कट ऑफ सबसे ऊपर रहती है, सबसे हाई रहती है, टफ कंपटीशन होता है। और राउंड 1 के अपग्रेड में सबसे ज्यादा लो कट ऑफ जाती है, यानी सबसे बढ़िया कट ऑफ रहती है। राउंड 1 के अपग्रेड में जो सीट मिली उसे एक्सेप्ट कर लो, भले बाद में जाके इंटरनल ब्रांच चेंज राउंड होता है, उससे आप अपनी सीट को इंटरनली चेंज कर लो, ठीक है। इसके बाद राउंड 2 होगा। राउंड 2 की जब काउंसलिंग होती है तो वहां पे आपको सिंपली रजिस्ट्रेशन, नए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अलग से सभी बच्चों को चॉइस फिलिंग करनी होती है। और इसके बाद जो बच्चे ओल्ड हैं उन्हें तो 1030 ही पे करना पड़ेगा, लेकिन जो नए कैंडिडेट हैं उन्हें 1530 रुपए फिर से पे करने होंगे। जो नए वाले बच्चे हैं उन्हें 1530 रुपए पे करने होंगे। और इसके बाद राउंड 2 होगा। राउंड 2 के बाद इंटरनल ब्रांच चेंज राउंड होता है। तो राउंड 1 और राउंड 2 के अंदर जो बच्चे एडमिशन ले लिए हैं उन सभी बच्चों के लिए ये इंटरनल ब्रांच चेंज राउंड होता है। तो इससे मान लो कि मुझे जेईसी जबलपुर के अंदर ईसी मिल गया था, पहले राउंड में मुझे इलेक्ट्रिकल मिला, अपग्रेड के लिए गया तो ईसी मिल गया। अब मैं ये सोचता हूँ कि मुझे आईटी मिल जाए, तो मैं इंटरनल ब्रांच चेंज राउंड में जाऊंगा। वहां पे जो फीस है वो 100 रुपीज लगेगी, मुझे वहां पे चॉइस फिलिंग करनी होगी, जेईसी जबलपुर की ही सारी ब्रांचेस दिखाएगा, जो मिला है उसको छोड़ के। तो मैं वहां पे सीएस और आईटी भर दूंगा, तो अगर वहां पे अपग्रेड हो जाता है तो मैं अपग्रेड के लिए चला जाऊंगा। सीट खाली होती है वहां पे, अपग्रेड होने के चांस बहुत होते हैं। तो ये इंटरनल ब्रांच चेंज राउंड होता है, इससे इंटरनली ही आपकी ब्रांच चेंज होती है। और इंटरनल ब्रांच चेंज राउंड के बाद सीएलसी राउंड होता है, कॉलेज लेवल काउंसलिंग। तो कॉलेज लेवल काउंसलिंग में मुझे मान लो जब मैं राउंड 1 में एडमिशन नहीं लिया, राउंड 2 में एडमिशन नहीं लिया, अब मैं सोच रहा हूँ सीएलसी राउंड में कुछ भूले भटके बच्चे होते हैं जिन्हें काउंसलिंग में मिस्टेक कर वगैरह कर दी होती है जिन्होंने, ठीक है। तो जो सीएलसी राउंड है उसमें मुझे मान लो एसजीएसआईटीएस इंदौर चाहिए, तो मैं उसी कॉलेज के अंदर एक डेट में जाना पड़ेगा। पहले एमपीडीटी के पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वो रजिस्ट्रेशन स्लिप लेके और बाकी डॉक्यूमेंट्स लेके, क्या डॉक्यूमेंट्स है वो आगे मैं बताऊंगा आपको, वो डॉक्यूमेंट्स लेके आपको कॉलेज में जाना होगा और वहां पे रिपोर्ट करना होगा। इसके बाद वहां पे मेरिट लिस्ट वगैरह बनाएंगे, ऑफलाइन पूरा काउंसलिंग होता है वहां पे। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि जिस भी राउंड के अंदर आप कॉलेज में एडमिशन ले लिए तो फिर आप नेक्स्ट राउंड में फिर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अगर राउंड 1 के अंदर आप एडमिशन ले लिए या राउंड 1 के अपग्रेड में एडमिशन ले लिए कॉलेज में जाके, फिर आप सोचे कि राउंड 2 भी कर लेते हैं चलो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये है कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसीजर। अब बात करते हैं कि एमपीडीटी में जब आप कॉलेज में रिपोर्ट करते हो एडमिशन के लिए, तो वहां पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूं उनकी लिस्ट आप बना लीजिए। ये डॉक्यूमेंट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूंगा। तो आपको क्लास 10th का मार्कशीट, क्लास 12th का मार्कशीट, सीट अलॉटमेंट लेटर, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर अप्लीकेबल है तो, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड मेडिकल सर्टिफिकेट। जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आसपास जो डॉक्टर बैठते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उनके पास जाएंगे, उनके पास फॉर्मेट होता है, 50 से 100 रुपये आपके लगेंगे और वो आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट बना के दे देंगे। इसके बाद आधार कार्ड आपका होना चाहिए या फिर कोई भी फोटो आईडी कार्ड होना चाहिए, आपका बैंक पासबुक का फोटो होना चाहिए, जेईई मेन का स्कोर कार्ड, जेईई मेन का रिजल्ट, एंटी रैगिंग एफिडेविट, जो आसपास कोई नोटरी होती हो, जहां नोटरी का काम होता हो, कलेक्ट्रेट वगैरह जो होते हैं वहां पे आप चले जाएंगे, उनसे बोलेंगे कि एंटी रैगिंग का एफिडेविट बनवाना है तो वो आपका बना के दे देंगे। 100 रुपए का स्टाम्प यूज करिएगा एंटी रैगिंग का एफिडेविट बनवाने के लिए। एंड ये तब काम आएगा जब आप कॉलेज के हॉस्टल में एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर कॉलेज के हॉस्टल में नहीं लेना एडमिशन तो एंटी रैगिंग एफिडेविट नहीं लगेगा। इसके बाद गैप सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आपका गैप है, आप ड्रॉपर हो, तो आपको 100 रुपए के स्टाम्प में गैप सर्टिफिकेट बनवाना है। ये सर्टिफिकेट आपको नोटरी से ही बन जाएगा। और लास्ट में जब पूरा प्रोसेस हो जाएगा तो आपको वहां पे आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा एमपीडीटी का, तो वो पासवर्ड भी लगेगा। तो एमपीडीटी का पासवर्ड भी रखना है। तो ये मेन डॉक्यूमेंट्स हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं उन सभी डॉक्यूमेंट की एटलीस्ट 3 से 4 कॉपी आप करवा लेना। आपका पासपोर्ट साइज फोटो भी लगेगा जो कि रिसेंट क्लिक होना चाहिए, वो आप 6 कॉपी लेके जाना। एंड बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी 3 कॉपी मिनिमम करवा के लेके जाना और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी अपने साथ कैरी करना। तो ये है कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स जो आपको लगेंगे एमपीडीटी में फाइनल रिपोर्टिंग के टाइम पे। अब बात करते हैं कि एमपीडीटी का काउंसलिंग प्रोसीजर तो हमें समझ में आ गया, लेकिन एमपीडीटी के अंदर जो टॉप कॉलेज हैं वो कौन से हैं।
तो मैं कॉलेज की लिस्ट बता रहा हूं, आप उन्हें चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। SGS इंदौर टॉप कॉलेज है एमपी का स्टेट लेवल का। IIT DAVV इंदौर सेकंड नंबर पे, JEC जबलपुर थर्ड, MITS ग्वालियर फोर्थ नंबर पे, फिर UIT RGPB भोपाल, फिर LNCT भोपाल जो कि प्राइवेट कॉलेज है, इसका 1994 का जो मेन कैंपस है वही बस अच्छा है। एंड UEC उज्जैन है, SATI विदिशा है, REC रीवा है और IGEC सागर है। ये जो 10 कॉलेज मैं बताया हूँ, इनमें सिर्फ एक कॉलेज में प्राइवेट रखा हूँ जो कि LNCT भोपाल है, उसका भी मेन कैंपस 1994 वाला, क्योंकि LNCT के भोपाल के अंदर ही 4 कैंपस हैं, तो बाकी सब उतने बेटर नहीं है, अच्छे नहीं है, कुल मिला के यही समझो। एंड ये है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन MPDT काउंसलिंग 2023 के बारे में। अगर अभी भी कोई डाउट आपका रह गया है तो कमेंट सेक्शन पे मेंशन करिएगा, आपके सभी सवालों का जवाब हमारी टीम के थ्रू दिया जाएगा। एंड चैनल पे तो प्लीज मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा क्योंकि इस वीडियो से काफी हेल्प मिलेगी बच्चों को। एंड मिलता हूं मैं दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए मैं चलता हूं, दीजिए इजाजत। जय हिंद। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा।